हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस उत्कर्ष श्रीवास्तव और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप फॉर क्लास 10th हिस्ट्री। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को, कवर करेंगे एक छोटी सी वीडियो के अंदर। पहला टॉपिक है हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो पहले समझो नेशनलिज्म का मीनिंग क्या होता है। देश प्रेम का मतलब होता है देश से प्यार करना। जब कोई व्यक्ति देश से प्यार करता है, देश के प्रति ईमानदार होता है, तो हम क्या कहते हैं, उसके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग होती है। तो पहले जब यूरोप जब अलग अलग भागों में बटा हुआ था, जब वहां पर कोई भी कंट्री नहीं थी जर्मनी इटली नाम से, तो यूरोप छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ था। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे कैसे यूरोप के अंदर देश प्रेम की फीलिंग को जगाया गया, कैसे हर इंसान से कहा गया कि तुम सबको देश के लिए लड़ना आना चाहिए, तुम सबको अपने देश को प्यार करना आना चाहिए। कैसे ये सारी चीजें की गई, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यूरोप के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 1 आता है हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 में हुआ था, वो पहला क्लियर एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का। पहली बार लोगों ने देखा कि अगर हमारे अंदर देश प्रेम की भावना है, नेशनलिज्म की भावना है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। लोगों ने देखा कि किस तरीके से फ्रांस के लोगों ने, जहां पर मोनार्की हुआ करती थी, राजाशाही हुआ करती थी, नेशनलिज्म देश प्रेम की फीलिंग की मदद से एक रिवॉल्यूशन किया जिसका नाम था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एक मूवमेंट किया मोनार्की को हटाने के लिए। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था, वहां से पहली बार लोगों को नेशनलिज्म की, देश प्रेम की फीलिंग का इंपॉर्टेंस समझ में आया था। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म होने के बाद से ही जो फ्रांस के जो लीडर्स थे, रिवॉल्यूशनरी लोग थे, उन्होंने और भी कई तरीके अपनाने शुरू कर दिए जिससे वो क्या कर सके, लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग को जगा सके, लोगों को ये फील करा सके कि आप सब लोग एक ही कंट्री का हिस्सा हो, आप सब लोग एक ही देश का हिस्सा हो। उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए थे लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी लाने के लिए, ये उनको बताने के लिए कि यू ऑल बिलोंग्स टू द सेम नेशन। वो जो स्टेप्स थे उनमें नंबर 1 स्टेप था कि जो आइडिया थे लॉ पेट्री और ले सिटियोन के, उनको एनकरेज किया गया था। लॉ पेट्री और ले सिटियोन एक फ्रेंच वर्ड होते हैं। इनका मतलब ये होता है कि अगर आपकी कोई जन्मभूमि है तो आपको उस जन्मभूमि पर गर्व होना चाहिए। लाइक मुझे गर्व है मेरे भारत पर। उसी तरीके से उन्होंने बोला फ्रांस के लोगों से कि जितने भी फ्रेंच के लोग हैं उनको क्या होना चाहिए, अपनी फ्रेंच लैंड पर, फ्रांस की जमीन पर गर्व होना चाहिए, लॉ पेट्री होना चाहिए कि ये मेरी जन्मभूमि है। सेकेंड चीज उन्होंने क्या की, उन्होंने बोला कि हम जो पुराना फ्लैग था, राजाशाही वाला फ्लैग, मोनार्की का फ्लैग, स्टैंडर्ड फ्लैग, उसको हटाएंगे और एक नया फ्लैग लाएंगे, एक नया ट्राई कलर फ्लैग लाएंगे, क्योंकि एक देश को रिप्रेजेंट करता क्या है, उसका फ्लैग रिप्रेजेंट करता है। तीसरी चीज उन्होंने क्या की, जिस तरीके से हमारे देश में पार्लियामेंट होती है, उस टाइम पर उनके देश में ई स्टेट जनरल हुआ करते थे। उन्होंने बोला कि हम ई स्टेट जनरल के नाम को बदल देंगे और इसको एक नए नाम से पुकारेंगे जो नेशनल असेंबली होगा, और इसमें जो भी लोग चुन के जाएंगे उनको कौन चुनेगा, फ्रांस के सिटीजन्स चुनेंगे। फोर्थ चीज इन्होंने क्या की थी, नए नए गाने बनाने शुरू किए थे, नए नए धार्मिक गीत, हिम्स कंपोज किए, शपथ ली, जो लोग शहीद हुए थे उनका सम्मान किया, उनको कॉमेमोरेट किया। पांचवी चीज इन्होंने बोला कि हम पूरे फ्रांस में एक कॉमन लैंग्वेज ला देंगे, और वो कॉमन लैंग्वेज कौन सी थी, फ्रेंच लैंग्वेज। इन्होंने बोला फ्रेंच लैंग्वेज पूरे फ्रांस की कॉमन लैंग्वेज होगी। सिक्स्थ चीज इन्होंने क्या की, एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्रिएट किया, एक नया पूरा सिस्टम क्रिएट किया देश के लिए, जो क्या करेगा, देश के हर सिटीजन के लिए यूनिफॉर्म लॉज बनाएगा, इक्वल लॉज बनाएगा। और सेवेंथ चीज इन्होंने क्या की थी कि इन्होंने कस्टम ड्यूटीज को कंप्लीटली हटा दिया था, वेट और मेजर्स का एक नया सिस्टम लाया था। पेपर में पूछा जाता है 3 नंबर में, तो आपको इन 7 में से कोई भी 3 पॉइंट बता देने, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। साथ ही साथ फ्रांस के रिवॉल्यूशनरी लोगों ने यह भी कहा था कि उनका मोटिव क्या है, उनका क्लियर कट मोटिव है कि उनको अपने फ्रांस को क्या करना है, राजाशाही से मुक्त करना है, राजाशाही से आजाद करना है, मोनार्की से आज़ाद करना है। तो जब ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में लोगों को पता चलना शुरू हुआ, तो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे, जो यूथ था, उन्होंने भी क्या किया, छोटे छोटे क्लब्स बनाना शुरू कर दिया, जिनको हम जैकोबिन क्लब्स कहते थे, जिनके थ्रू वो क्या करते थे, वो भी इस रिवॉल्यूशन में हिस्सा लेते थे। तो इस तरीके से तो पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। लेकिन उसके बाद आया अपना नेपोलियन, आला रे आला, नेपोलियन आला। तो जब नेपोलियन आया, उसने क्या किया, उसने बोला भाई फ्रेंच वाले आपने बहुत मेहनत की थी मोनार्की को हटाने में, लेकिन मैं तो वापस से क्या करूंगा, मोनार्की ले आऊंगा। तो नेपोलियन आता है फ्रांस में 1799 में, और उसके बाद वो क्या करता है, वापस से जैसे ही वो पावर में आया, वो मोनार्की ले आता है। लेकिन फिर भी फ्रांस के लोग नेपोलियन को सपोर्ट करते हैं, जबकि वो लोग तो शुरू से चाहते थे डेमोक्रेसी, और नेपोलियन ने क्या किया, मोनार्की ला दी। फिर भी फ्रांस के लोग नेपोलियन को सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि नेपोलियन ने कुछ ऐसी चीजें करी थी, कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाए थे जिसकी वजह से सब लोग खुश थे। नेपोलियन ने एक नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड ऑफ 1804 पास किया था, जिसके थ्रू बहुत सारे लोगों तक फायदा पहुंचा था। उस सिविल कोड के 3 फीचर्स हुआ करते थे। सबसे पहला तो ही एबॉलिश्ड ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। उसने कहा जो बर्थ के बेसिस पे हम किसी को जज करते हैं कि अपर कास्ट, लो कास्ट और ये डिस्क्रिमिनेशन, इन सबको खत्म कर दिया था। दूसरा जो
रिफॉर्म लाया था, दूसरा जो चेंज लाया था उसने वो क्या किया था, उसने इक्वालिटी स्टैब्लिश की थी। उसने कहा था सब लोग इक्वल है मेरी सोसाइटी में, यानी कि जब तक नेपोलियन है तब तक फ्रांस में सब लोग इक्वल है। तीसरी चीज उसने क्या की थी, राइट टू प्रॉपर्टी लाया था। राइट टू प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम पर लाना, ठीक है। तो उसने 3 जो मेजर चीजें कर दी थी नेपोलियनिक कोड से, जिससे वो जो फ्रांस के लोग थे बहुत खुश थे उससे। वो कौन से थे, उसने क्या किया था, he abolished all the privileges based on birth. Second चीज, he established equality before the law. Third चीज, he secured the right to property. इसकी वजह से फ्रांस के लोग बहुत खुश हो गए। और भी कुछ छोटी छोटी चीजें उसने की थी, जैसे उसने क्या किया था, ये जो नेपोलियनिक कोड था, सिविल कोड था, उसको सिर्फ फ्रांस में इंप्लीमेंट नहीं कराया था, और भी जो पार्ट्स जो उसके कंट्रोल में आते थे उनमें भी इंप्लीमेंट कराया। उसने कहा ये जो फ्यूडल सिस्टम है उसको खत्म कर दिया था। उसने बोला था जितने भी लोग हैं, जितने भी स्मॉल पीजेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, जिन पर कर्ज है, लोन है, उनके कर्ज को माफ कर दिया था। उसने एक नया सिस्टम लाया था करेंसी का, उसने एक नया सिस्टम लाया था वेट एंड मेजर्स का। उसने बोला था ये जो कस्टम ड्यूटीज हैं, इतनी ज्यादा कस्टम ड्यूटीज आपको देनी पड़ती हैं, उस सिस्टम को भी उसने हटा दिया था। मार्केट में व्यापार करना बहुत आसान कर दिया था। मतलब उसने ओवरऑल क्या किया था, सिस्टम को बहुत ही अच्छा कर दिया था, पूरे देश के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट कर दिया था, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद कर दिया था। इसीलिए सब लोग नेपोलियन को पसंद कर रहे थे। लेकिन 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 यहां पर आता है ट्विस्ट। कुछ लोगों ने नेपोलियन को पसंद तो किया, लेकिन बाद में उसको नापसंद करना शुरू कर दिया, क्योंकि सबको लगा था स्टार्टिंग में नेपोलियन आएगा तो इक्वालिटी दे रहा है भैया, सारी प्रिविलेजेस दे रहा है। लेकिन साथ ही साथ में नेपोलियन ने क्या किया, जितना ज़्यादा यहाँ पर फ्रीडम दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उसने जितना अच्छा किया, उतना ही खराब उसने पॉलिटिकल सिस्टम कर दिया। उसने पॉलिटिकल सिस्टम में क्या किया, एक तरफ तो उसने बोला हम सबको फ्रीडम देंगे, इक्वालिटी देंगे, दूसरी तरफ उसने क्या किया, टैक्सेस बढ़ाने लगे, टैक्सेस बढ़ाना जारी रखा। दूसरी चीज उसने क्या किया, जबरदस्ती आर्मी में लोगों को रिक्रूट करने लगा, यानी कि जो आम आदमी होता था उसको जबरदस्ती आर्मी में ले लेता था। क्यों ले लेता था, क्योंकि उसका मोटिव था कि उसे पूरा यूरोप जीतना है, जिसकी वजह से लोग क्या थे, लोग उससे नाखुश रहने लगे, उससे आक्रोश में रहने लगे। क्यों, क्योंकि वो दो चीज क्या की, पॉलिटिकल फ्रीडम छीन ली। उसने लोगों से क्या किया, उसने लोगों को जबरदस्ती आर्मी में लिया युद्ध के लिए, जबकि वो लोग तो ट्रेंड लोग भी नहीं थे, वो लोग तो यूं ही आम आदमी थे। उसने टैक्सेस बढ़ाए, उसने सेंसरशिप ला दी। उसने बोला मुझसे बिना पूछे कोई भी चीज़ पब्लिश नहीं होगी, और अगर वो मेरे खिलाफ है तब तो वो बिल्कुल भी पब्लिश नहीं होगी। तो इस तरीके से जो नेपोलियन था उसके बारे में मिक्स रिएक्शन आया फ्रांस से, कुछ लोगों ने पसंद किया, कुछ लोगों ने नापसंद किया। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसमें हम देखेंगे किस तरीके से यूरोप में जब हर एक छोटा छोटा स्टेट आपस में एक दूसरे से लड़ाइयाँ करता रहता था, आपस में बटा हुआ था पूरा यूरोप, तो किस तरीके से यूरोप के अंदर, यूरोप के लोगों के अंदर नेशनलिज्म, राष्ट्र प्रेम की फीलिंग को डाला गया और उनको बोला गया कि आपको अपने देश के लिए लड़ना है, अपने देश को एक आज़ाद देश बनाना है। तो बेसिकली इस टॉपिक में हम ये भी समझेंगे नेपोलियन बेचारा कैसे हारा 1815 में। ठीक है, अगर आप मिड 18th सेंचुरी के मैप को देखोगे यूरोप के, तो आप पाओगे कोई वहां पर आपको बहुत ज्यादा कंट्रीज नहीं मिलेंगी, आपको जर्मनी नहीं मिलेगा, आपको इटाली नहीं मिलेगा। तो उस टाइम पर क्या था, सारे जो स्टेट्स थे छोटे छोटे रीजन में बटे हुए थे, पूरा यूरोप छोटे छोटे रीजन में बटा हुआ था, कहीं पर कोई और रूलर था, कहीं पर कोई और, कहीं पर कोई और। तो सवाल ये आता है, जब यूरोप पूरा इतना बटा हुआ था तो लोगों के अंदर ये फीलिंग कैसे डाली गई कि आप सब एक हो, आपको नेशनलिज्म की फीलिंग के लिए खड़ा होना है, आपको अपने देश के लिए खड़ा होना है। और इसी सवाल को हम ढूंढेंगे, इसी सवाल का जवाब हम इस टॉपिक में ढूंढेंगे। सबसे पहले इसका जवाब मिलेगा हमको पहले टॉपिक से, दैट इज द एरिस्टोक्रेसी एंड अ मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी और मिडिल क्लास समझते हैं बेसिकली क्या होते थे। एरिस्टोक्रेसी वो लोग होते थे जो बहुत रिच हुआ करते थे, पावरफुल हुआ करते थे और माइनॉरिटी में हुआ करते थे, यानी कि ये लोग कम थे नंबर में लेकिन बहुत रिच और बहुत पावरफुल थे। इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, बहुत बड़ा इनका बिजनेस था, और ये जनरली कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। और जो मिडिल क्लास लोग थे वो कौन लोग होते थे, ये वो लोग होते थे जो वर्किंग क्लास में आते थे, इनमें छोटे छोटे बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाते थे। और ये जो मिडिल क्लास लोग थे और एरिस्टोक्रेट्स थे, इनकी आपस में एक तरीके से दुश्मनी चलती रहती थी। मिडिल क्लास लोगों का क्या मानना था कि जो एरिस्टोक्रेट्स को स्पेशल राइट्स मिलते हैं, क्योंकि ये लोग रिच हैं, पावरफुल हैं, तो उनको एक स्पेशल राइट्स मिलते थे। तो मिडिल क्लास बोलता था कि इनको ये जो स्पेशल राइट्स मिल रहे हैं, इन स्पेशल राइट्स को खत्म कर देना चाहिए। और यही से शुरुआत हुई थी यूरोप में रिवॉल्ट की, क्योंकि मिडिल क्लास वालों ने क्या किया था, सबसे पहले रिवॉल्ट की शुरुआत की थी। उन्होंने बोला था कि हम किसके खिलाफ रिवॉल्ट करेंगे, एरिस्टोक्रेट्स के खिलाफ। और धीरे धीरे उनका जो रिवॉल्ट था, उनका जो मूवमेंट था, वो किस काम में बदल गया, वो पूरे देश के लिए बदल गया। तो जो एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग थे, जो वर्किंग पॉपुलेशन थी, उन्होंने सबसे पहले रिवॉल्ट करना स्टार्ट किया था
एरिस्टोक्रेट्स के खिलाफ, और बाद में उन्होंने रिवोल्ट को बदल के क्या कर दिया, उन्होंने रिवोल्ट को बदल के बोल दिया कि अब तो हमको भाई सीधा देश चाहिए, हमको एरिस्टोक्रेट से मतलब नहीं, हमको तो आप हमारा देश बनाकर दो, इंडिपेंडेंट नेशन दो। अब आता है हमारा सेकंड टॉपिक, एरिस्टोक्रेट्स और मिडिल क्लास। मैंने इसलिए समझाया क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से शुरुआत हुई थी यूरोप में लड़ाइयाँ की, क्योंकि इससे पहले यूरोप में ज़्यादा लड़ाई नहीं होती थी, लेकिन मिडिल क्लास वाले जो लोग थे, जो लोग एजुकेटेड थे, उन्होंने डिसाइड किया था कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे से इशू पर लड़ाई करना शुरू करेंगे। और वो छोटा सा इशू क्या था, एरिस्टोक्रेट्स को स्पेशल राइट्स मिल रहा। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, इस छोटे छोटे इशू पर लड़ाई करते करते बड़े बड़े रिवॉल्यूशन करना शुरू कर दिए। सेकेंड टॉपिक है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। लिबरल का मतलब क्या होता है, लिबरल का मतलब होता है फ्री, आज़ाद होना, फ्रीडम होना। तो लिबरल नेशनलिज्म का क्या मतलब है, अब देखो आज़ादी का मतलब सबके लिए अलग अलग होता है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अगर मैं बोलूँ आपके लिए आज़ादी का मतलब क्या होता है, तो आप बोलो हो सकता है आपके लिए आज़ादी का मतलब है कि आपको छूट मिल जाए, जितना चाहे खेलना हो उतना खेल सको। मेरे लिए आज़ादी का कुछ और मतलब होगा, किसी और के लिए कुछ। तो उस टाइम पर सबके लिए आज़ादी का मतलब अलग अलग था। लाइक जो मिडिल क्लास लोग थे उनके लिए आज़ादी का क्या मतलब था कि पहला तो उनको फ्रीडम मिले, इंडिविजुअल फ्रीडम मिले, और दूसरा इक्वालिटी मिले। उनका क्या मानना था कि ये जो एरिस्टोक्रेट्स को राइट्स मिलते हैं, इन सब राइट्स को हटाओ और एरिस्टोक्रेट्स को और मिडिल क्लास सबको इक्वली ट्रीट करो। और अगर इकोनॉमिकली हम बात करेंगे बाजार के तरीके से, तो बाजार वाले लोगों के लिए आज़ादी का क्या मतलब था, बाजार वाले लोगों के लिए इकोनॉमिक फील्ड में लिबरल का मतलब, लिबरल होने का मतलब था कि बाजार में जितने भी टैक्सेस लगाए जाते हैं सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, या जो भी फालतू की चीज़ें होती हैं जिससे व्यापार पर दिक्कत आती है, जिससे ट्रेड करने में दिक्कत आती है, उन सब चीज़ों को हटा दिया जाए, यानी कि मार्केट को फ्री कर दिया जाए। तो दो चीज़ें यहाँ पे हम समझे कि लिबरल का मतलब दोनों लोगों के लिए अलग अलग था। मिडिल क्लास के लिए फ्रीडम मिलना, इक्वालिटी मिलना, और इकोनॉमिक वाले लोगों के लिए, जो लोग वर्क, इकोनॉमिक वाले लोगों के लिए इकोनॉमी में, मार्केट में लिबरल होने का क्या मतलब था, आज़ादी मिलने का क्या मतलब था कि मार्केट को फ्री कर देना, जिससे व्यापार इजीली हो पाए, अच्छे से हो पाए, कोई टैक्स वैक्स कुछ ना लगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेकर इसमें एक चीज़ भी की गई थी, मार्केट को आज़ाद करने के लिए, मार्केट को प्रॉपर फ्री करने के लिए, जिससे व्यापार अच्छा हो जाए। 1834 में एक यूनियन भी बनाई गई थी जिसको हम ज़ोलेवरीन भी बोलते हैं, और इसको बनाया गया था ऑन द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया। प्रूशिया ने सबसे पहले पहल की थी कि हमको एक ज़ोलेवरीन बनानी चाहिए, एक यूनियन बनानी चाहिए। बाद में इस कस्टम यूनियन, इस ज़ोलेवरीन में और भी जर्मन स्टेट्स आकर जुड़ गई थी, लेकिन इसकी शुरुआत किसने की थी इसको बनाने की, प्रूशिया ने। ये जो ज़ोलेवरीन थी, इसके मेनली दो काम थे, ये आज़ाद करती थी मार्केट को। इसने सबसे पहला काम क्या किया, जितने भी टैरिफ बैरियर्स थे, टैरिफ बैरियर्स को हटा दिया। टैरिफ बैरियर्स यानी कि सिंपली टैक्सेस, जितने भी टैक्सेस लगते थे एक सामान को दूसरी जगह ले जाने में, दूसरी से तीसरी जगह ले जाने में, उन सब बैरियर्स को हटा दिया। और दूसरी चीज़ इन्होंने क्या की कि उस टाइम पर 30 करेंसीज हुआ करती थी, तो 30 से वापस से 2 करेंसीज कर दी, सिर्फ 2 करेंसी। इससे क्या हुआ, पहले 30 करेंसी थी तो लोगों को दिक्कत आती थी कि भाई इस करेंसी से इसमें कन्वर्ट, इसमें से इसमें, लेकिन जब 2 करेंसी हो गई तो लोग ईजिली बिजनेस कर पाए। तो इस तरीके से ये जो ज़ोलेवरीन थी 1834 में, बेसिकली इस टॉपिक में हम क्या समझ रहे हैं, आज़ादी का मतलब अलग अलग मिडिल क्लास और इकोनॉमिक वाले लोगों के लिए, मार्केट वाले लोगों के लिए, और कैसे ज़ोलेवरीन के फॉर्म होने से जो मार्केट था, जो इकोनॉमिक वाले लोग थे, उनको फ़ायदा मिला। क्या हुआ ज़ोलेवरीन से, टैरिफ बैरियर्स खत्म हो गए, 30 से वापस से 2 करेंसी हो गई। अभी हम देखेंगे 1815 वाला, जो मैंने बोला था नेपोलियन वाला, कि नेपोलियन को क्या किया गया, नेपोलियन को कैसे हराएगा। नेपोलियन पूरा यूरोप जीतना चाहता था, और वो बहुत पावरफुल भी बन गया था, क्योंकि उसने सिर्फ फ्रांस को ही अपने कंट्रोल में नहीं लिया था, कई सारे छोटे छोटे एरियाज भी अपने कंट्रोल में कर रखे थे। ठीक है, लेकिन नेपोलियन का बहुत सारी कंट्रीज से पंगा चलता था, क्योंकि उसको पूरे यूरोप पे कब्जा करना था। तो 4 कंट्रीज ने मिलकर नेपोलियन को क्या किया, हरा दिया। 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, इन 4 कंट्रीज ने मिलकर क्या किया था, नेपोलियन को हरा दिया था। और नेपोलियन को जैसे ही इन्होंने हराया तो अब बोले कि यार फ्रांस का क्या करें, अब तो नेपोलियन चला गया फ्रांस से, तो इन्होंने क्या बोला कि हम क्या करते हैं, एक डील साइन करते हैं, उस डील में हम डिसाइड करेंगे कि फ्रांस को आगे कैसे चलाना है। तो जैसे ही इन्होंने नेपोलियन को हराया था तो इन्होंने एक डील साइन की थी 1815 में, एक समझौता साइन किया था, जिस समझौते को हम बोलते थे ट्रीटी ऑफ वियना, जिसके हेड कौन थे, ड्यूक मैटरनिच। ड्यूक मैटरनिच की लीडरशिप में, ड्यूक मैटरनिच जो थे उसके होस्ट थे उस मीटिंग के, जहां पर ट्रीटी ऑफ वियना को साइन किया गया था, ट्रीटी ऑफ वियना को साइन किया गया था 1815 में। और इस ट्रीटी में क्या डिसाइड किया गया था कि जो फ्रांस है उसको अब आगे हम कैसे चलाएंगे, क्योंकि अब फ्रांस के रूलर तो वहाँ रहे नहीं,
नेपोलियन तो रहा नहीं, तो नेपोलियन के जाने के बाद फ्रांस को कैसे चलाया जाएगा ये डिसाइड किया गया था ट्रीटी ऑफ वियना से। और कैसे चलाया जाएगा क्या डिसाइड किया गया था, उस ट्रीटी में ये डिसाइड किया गया था कि नेपोलियन के पहले जैसा फ्रांस था हम वैसा ही फ्रांस वापस से बना देंगे, यानी कि नेपोलियन ने जो जो चेंजेस लाए हैं हम उन चेंजेस को खत्म कर देंगे और जैसा पहले फ्रांस हुआ करता था हम वैसा ही फ्रांस पहले बना देंगे। तो बेसिकली अब आगे क्या हुआ हम ये देखते हैं। तो देखो 1815 के टाइम पर या 1815 से पहले या बाद में अगर आप सिंपली कोई भी रिवॉल्यूशन करते हो, रिवोल्ट करते हो, किसी का विरोध करते हो, तो सिंपली आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली सरकार से पंगा ले रहे हो। लाइक नेपोलियन है तो अगर आप नेपोलियन के खिलाफ कुछ बोलोगे तो आप क्या कर रहे हो, सीधे नेपोलियन से पंगा ले रहे हो। अगर आप 1815 के बाद ये चीज़ कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली सरकार से पंगा ले रहे हो। इंडिया में अगर आप कुछ बीजेपी के खिलाफ बोलते हो तो इसका क्या मतलब, यू आर डायरेक्टली सरकार से ही तो पंगा ले रहे हो ना। उसी तरीके से उस टाइम पर क्या होता था, अगर आप 1815 के पहले या बाद में अगर आप कुछ बोलोगे उनकी सरकार के खिलाफ तो ऐसे में क्या होगा, दिक्कत हो जाती थी। क्यों, क्योंकि वो सरकार एक्शन ले लेती थी, कभी कभी जेल भेज देती थी, कभी कभी कोई सज़ा दे देती थी। तो उस टाइम पर अगर आप क्रांतिकारी हो, उस टाइम पर अगर आप रिवॉल्यूशनरी हो तो इसका मतलब आप में बहुत दम है, आप बहुत बहादुर हो। क्योंकि उस टाइम पर ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी होते नहीं थे जो खुलकर विरोध करते थे, लोग छुपकर विरोध करते थे। लेकिन ऐसे ही एक बहादुर रिवॉल्यूशनरी थे जिनका नाम था गिसिपी मैजनी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गिसिपी मैजनी। तो गिसिपी मैजनी क्या थे, एक बहुत ही बहादुर रिवॉल्यूशनरी थे। इनका जन्म 1807 में गेनुआ में हुआ था और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने 2 सोसाइटीज़ को फाउंड किया था। पहली सोसाइटी थी यंग इटालियन मार्सेलिस एंड दूसरी सोसाइटी यंग यूरोप इन बर्ना। ये बाद में जाकर सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी के भी मेंबर बने थे और बाद में इनको बहुत टाइम बाद 23-24 साल की एज पर इनको क्या कर दिया गया था, देश से निकाल दिया गया था। क्यों निकाला गया था, क्योंकि ये एक रेवोल्यूशन कर रहे थे लाइगोरिया में। और इनका मेन एम क्या था, पर्पस क्या था लाइफ का, ये चाहते थे इटली को यूनिफाई करना, इटली को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनते देखना चाहते थे। तो गिसिपी मैजनी के बारे में क्या क्या हो गए की पॉइंट, 1807 में बॉर्न होते हैं, 2 सोसाइटीज इन्होंने फॉर्म की, यंग इटाली, यंग यूरोप, एंड थर्ड थिंग ही वांटेड टू सी इटली एज अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक। ओके, तो ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरी है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। द एज ऑफ रिवॉल्यूशन में हम देखेंगे कि कैसे 1830 से 1848 तक बहुत सारे छोटे बड़े रिवॉल्यूशन हुए, बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ सरकार के खिलाफ, जो भी उस टाइम पे सरकार रही हो, जो हम आगे पढ़ेंगे इस टॉपिक में, कैसे उस टाइम पर दिक्कतें आई। बेसिकली इस टाइम पे क्या हुआ था, लोगों ने धीरे धीरे समझना शुरू हो गए थे कि कैसे हमको भी हमारा एक देश बनाने की ज़रूरत है और उस देश को आज़ाद करने की ज़रूरत है। तो ये वो टाइम था जब लोगों के अंदर सच में आक्रोश एकदम से जाग गया था कि नहीं भाई, हमको भी हमारा देश चाहिए, हमको भी हमारे देश को इंडिपेंडेंट देखना है। तो सबसे पहली चीज़ क्या हुई थी 1830 में, जब सब लोगों के अंदर आक्रोश आ गया था। 1830 में क्या हुआ था, देखो हमको पता है कि 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई थी। ट्रीटी ऑफ वियना से क्या किया गया था, फ्रांस को चलाने के लिए बर्बन किंग्स को बोला गया था। बर्बन किंग्स जो होते थे वो वहाँ के रूलर थे फ्रांस के पहले, फ्रांस के नेपोलियन के पहले कौन रूलर था, बर्बन किंग्स थे, जिनको नेपोलियन ने हराया था। तो ट्रीटी ऑफ वियना में क्या बोला गया था कि बर्बन किंग्स वापस से पावर में आ जाएंगे। तो 1815 में बर्बन किंग्स ने वापस से फ्रांस को संभाला था। 1830 में क्या होता है कि जो लिबरल लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो बर्बन किंग्स को निकाल के फेंक देते हैं, वो थ्रोन आउट कर देते हैं बर्बन किंग्स को। तो ऐसे में अब सब लोगों के अंदर हिम्मत आ जाती है कि यार मिडिल क्लास लोग एक किंग को, बर्बन किंग्स को निकाल के फेंक दे रहे हैं, तब तो यानी कि पब्लिक में ताकत तो है, मिडिल क्लास में ताकत तो है, रिवोल्ट करने में ताकत तो है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम लोग भी रिवोल्ट करेंगे। और ऐसे ऐसे करके जब लोगों ने देखा कि जो लिबरल लोग हैं उन्होंने एक किंग को निकाल के फेंक दिया, तो धीरे धीरे ये सारी खबरें पूरे यूरोप में फैलने लगी और हर यूरोप का हर व्यक्ति के अंदर रिवॉल्यूशन करने के लिए मोटिवेशन आ गई, वो रिवॉल्यूशन करने के लिए तैयार हो गया। और उसका एक क्लियर कट एग्जाम्पल था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों हो पाया, क्योंकि लोगों को मोटिवेशन मिली, फ्रेंच रेवोल्यूशन, बाकी छोटे छोटे रेवोल्यूशन। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में बेसिकली क्या हुआ था, ग्रीस बाद में एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया था। हुआ कैसे था, देखो ग्रीस जो था वो ओटोमन एम्पायर का पार्ट था 15th सेंचुरी से। तो 15th सेंचुरी से ग्रीस जो था वो ओटोमन एम्पायर का पार्ट बना था। लेकिन जैसे जैसे यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग फैलने लगी थी, देश प्रेम की फीलिंग, देश के लिए खड़े होने की फीलिंग, देश के लिए कुछ कर मिटने की फीलिंग ये फैलने लगी थी, तो ग्रीस के लोगों ने कहा कि भाई हमको भी क्या करना है, अपने ग्रीस को एक नेशन बनाना है, एक देश बनाना है, इंडिपेंडेंट नेशन बनाना है। तो ग्रीस के लोगों ने भी क्या किया, रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। ग्रीस के लोगों ने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए उनके रूलर के खिलाफ कि ग्रीस को भी एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाओ।
तो ग्रीस का जो असली स्ट्रगल था, जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो शुरू हुआ था 1821 में, और इनको ऑलमोस्ट 10 साल लग गए थे ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन बनाने में। अब ये जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, जो ग्रीस रिवॉल्यूशन था, उसमें क्या हुआ था, हर व्यक्ति ने, जो भी ग्रीस का इंसान था, जो ग्रीस में रहता था या जो ग्रीस का रहने वाला था और कहीं और रहता था, उसने बहुत जमकर सपोर्ट किया था। इवन जो पोइट थे, जो राइटर्स थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया था। ऐसे ही एक पोइट थे लॉर्ड बायरन, इन्होंने तो यहाँ तक कि फंड्स को ऑर्गेनाइज भी किया था, और पोइट होने के बावजूद भी इन्होंने बोला था कि हम युद्ध में जाएंगे, और वो युद्ध में गए थे ग्रीस के लिए लड़ने के लिए। बाद में अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई थी फीवर की वजह से 1824 में। और 10 साल के स्ट्रगल के बाद, जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1821 में शुरू हुआ था, तो 10 साल के स्ट्रगल के बाद फाइनली 1832 में एक समझौता साइन हुआ था, जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसमें यह बोला गया था कि अब से ग्रीस क्या होगी, ग्रीस हमारी एक यूनिफाइड नेशन होगी, इंडिपेंडेंट यूनिफाइड नेशन होगी। तो आप देखो 11-12 साल तक ग्रीस को स्ट्रगल करना पड़ा इंडिपेंडेंट नेशन बनने में। हमारे इंडिया को कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा आज़ाद नेशन बनने में, आज़ाद राष्ट्र बनने में। तो यूरोप में क्या हो रहा था, धीरे धीरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद से, लोगों के मन में आक्रोश जाग रहा था कि हमको भी हमारा देश चाहिए, हमको भी क्या करना है, हमको भी अपने देश को यूनिफाइड देखना है, हमको भी अपने देश को आज़ाद रूप में देखना है। ठीक है, तो ग्रीस ऐसे क्या बन गया, ग्रीस हमारा क्या हो गया, ओवरऑल हमारा इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। अब हम समझेंगे कैसे जो लिटरेचर था, जो फिक्शन था, उसकी मदद से नेशनलिज्म की फीलिंग को, यानी कि राष्ट्र प्रेम की फीलिंग को, देश प्रेम की फीलिंग को लोगों तक पहुंचाया गया। तो टॉपिक है हमारा 3.1, दैट इज द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। तो बेसिकली कल्चर की मदद से सबसे ज़्यादा नेशनलिज्म फैलाने में मदद मिली, देश प्रेम की भावना फैलाने में मदद मिली। कल्चर में क्या आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, गीत, संगीत, पोएम, आर्ट, एवरीथिंग, पेंटिंग, एवरीथिंग। तो कल्चर की मदद से, संस्कृति की मदद से क्या हुआ, हमने नेशनलिज्म की फीलिंग को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा पाया। क्योंकि जो लोग एजुकेटेड नहीं है, उन तक नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे पहुंचेगी, तो उन तक संगीत के माध्यम से पहुंची, नाटक के माध्यम से पहुंची, पेंटिंग के माध्यम से पहुंची। तो कल्चर की मदद से हमने क्या किया, नेशनलिज्म की फीलिंग को सब तक पहुंचाया। जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, जो रोमांटिक पोएम, रोमांटिक ड्रामाज लिखा करते थे, उन्होंने भी नेशनलिज्म की फीलिंग को फैलाने में बहुत ज़्यादा मदद की। ऐसे ही एक रोमांटिसिज्म के फिलोसफर थे जिनका नाम था जोहान गॉटफ्रीड हर्डर। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि अगर आपको जानना है कि जर्मनी का असली कल्चर क्या है, तो आपको जर्मनी के लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। ही सेड दैट द ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। और जर्मनी के लोगों को कहा जाता था डास वॉल्क। इसीलिए इन्होंने बोला कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है जर्मनी का, वो आप तभी डिस्कवर कर सकते हो जब आप डास वॉल्क यानी कि जर्मनी के कॉमन लोगों में जाओगे। तो इस तरीके से फिक्शन के थ्रू, लिटरेचर के थ्रू भी क्या हुआ, नेशनलिज्म की फीलिंग को लोगों तक पहुंचाया गया। जो वर्नेकुलर लैंग्वेजेस थे उनको इनकरेज किया गया। वर्नेकुलर लैंग्वेज यानी कि लोकल लैंग्वेज, हर एरिया की अपनी एक लोकल लैंग्वेज होती है। तो क्या किया गया, लोकल लैंग्वेज में चीज़ों को प्रिंट किया गया, लोकल लैंग्वेज में नाटक किए गए, गीत संगीत किया गया, जिससे क्या हुआ, जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जो किताबें नहीं पढ़ सकते, उन तक भी नेशनलिज्म की फीलिंग पहुंच पाए, वो लोग भी मोटिवेट हो पाए रिवॉल्यूशन करने के लिए, नेशनलिज्म क्या होता है वो भी समझ पाए। तो इस तरीके से क्या हुआ, नेशनलिज्म की फीलिंग को फैलाने की कोशिश की गई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था लैंग्वेज ने भी। लैंग्वेज की मदद से भी क्या किया गया, हमने नेशनलिज्म की फीलिंग को लोगों तक पहुंचाया। हमने बेसिकली क्या बोला, हमने बोला कि हम अपनी लैंग्वेज की मदद से क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। लाइक क्या हुआ था, जब रशिया ने क्या बोला था, रशिया ने बोला था कि जब जितने भी एरिया रशिया के कंट्रोल हैं, उन रशिया के कंट्रोल में है, वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी, रशियन लैंग्वेज बोली जाएगी। तो 1831 में जो पॉलिश लैंग्वेज थी, जो पॉलिश रीजन के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बोला था कि हम रशियन लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, पॉलिश लैंग्वेज बोलेंगे। और इनका ये जो पॉलिश लैंग्वेज था, ये क्या था, किस चीज़ का सिंबल था, ये सिंबल था रिवोल्ट का। उन्होंने अपनी लैंग्वेज की मदद से क्या किया था, रिवोल्ट किया था कि आपने बोला रशियन बोलो, हम नहीं बोलेंगे रशियन, हम पॉलिश लैंग्वेज बोलेंगे, और यही हमारा तरीका है आपका विरोध करने का। आज पहले के टाइम पर एक चैप्टर हुआ करता था क्लास 10th में, आज के टाइम पर तो नहीं है, वरना उसमें प्रॉपर इसकी स्टोरी बताई गई थी इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है। बेसिकली यहाँ पर हम पढ़ क्या रहे हैं इस पूरे टॉपिक में, 1830 से 1848 के बारे में हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। इसमें बेसिकली हम देखेंगे कि 1830 से 1848 के बीच में ऐसी कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि इतने ज़्यादा रिवोल्ट हो रहे थे। कोई रीज़न तो होगा ना कि भाई इतने ज़्यादा रिवोल्ट पूरी हिस्ट्री में नहीं हुए जितने ये 18 सालों में होने लगे। तो उसके कुछ रीज़न थे। सबसे पहला रीज़न क्या था
कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो हो रही थी उस टाइम पर पूरे यूरोप में। यूरोप की पॉपुलेशन बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही थी, रैपिड पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रहा था, जिसकी वजह से यूरोप में जॉब कम थी और जॉब ढूंढने वाले लोग ज़्यादा थे। यानी कि सिंपली बोलो तो यूरोप में अनएम्प्लॉयमेंट भर भर कर फैल चुका था। लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था, फूड प्राइसेस बहुत हाई हो चुके थे। तो इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से लोगों के मन में क्या था, आक्रोश आ चुका था। लोगों के मन में क्या था कि भाई अब तो देश के लिए कुछ करना ही करना है। तो क्या क्या रीज़न थे? पहली चीज़, पॉपुलेशन ग्रोथ होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा फैल चुका था, लोगों को फूड नहीं मिल रहा था, फूड प्राइसेस हाई थे, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स फेल हो रही थी, लोग अपना रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, बहुत सारे रीज़न थे। इसीलिए लोगों ने डिसाइड किया कि हमको रिवॉल्ट करना है और वो छोटे छोटे रिवॉल्ट कर रहे थे। 1848 में भी यही हुआ था, बहुत सारे छोटे छोटे रिवॉल्ट्स किए जा रहे थे। लेकिन 1848 में लोगों ने बोला कि भाई हम छोटा रिवॉल्ट नहीं, अब डायरेक्टली एक बड़ा रिवॉल्ट करेंगे, बड़ा रिवॉल्ट करेंगे। उन्होंने क्या किया था, वो सड़क पर आ गए थे वो सब लोग। उन्होंने बोला था कि हम तो भाई अब तो बहुत बड़ा रिवॉल्ट करेंगे और अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे, हमको जो सफ़र करना पड़ रहा है हम सफ़र नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे। तो 1848 में जो लोग थे उनका पारा ख़त्म हो गया था, उनका पारा गर्म हो गया था। उन्होंने कहा था कितना सहन करें, तो वो रोड्स पर आ गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। और जो राजा थे फ्रांस के, लुइस फिलिपी, उनको तक भगा दिया गया था। उनको लुइस फिलिपी राजा कब बने थे? मैंने बोला था 1830 में बर्बन किंग्स को हटाया गया था, तो बर्बन किंग्स को हटाकर लुइस फिलिपी राजा बने थे। और जब 1848 में उन्होंने देखा इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, तो लुइस फिलिपी खुद ही भाग गए, राजा की पोजीशन छोड़ गए। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट हुआ था। उस टाइम पर कुछ लोगों ने क्या किया था, एक नेशनल असेंबली बना ली थी और उसमें उन्होंने एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की मांग की थी। बोला था फ्रांस को एक प्रॉपर रिपब्लिक बना दो। रिपब्लिक बनाने का मतलब फ्रांस का एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जहाँ पर सबको राइट टू, जितने भी लोग जो 21 से ऊपर के, उन सबको राइट टू वोट मिलना चाहिए और सबको काम मिलना चाहिए। उस नेशनल असेंबली ने क्या किया था, कुछ वर्कशॉप भी बना दी थी, जो वर्कशॉप का क्या पर्पस था, रोजगार प्रोवाइड करना। तो बेसिकली हुआ गया था, 1848 में लोग सड़क पर आ गए थे रिवॉल्ट करने के लिए। लुइस फिलिपी फ्रांस छोड़कर भाग गए थे, और जब लुइस फिलिपी फ्रांस छोड़कर भागे तो कुछ लोगों ने नेशनल असेंबली बनाई थी, जिसमें उन्होंने क्या किया था, फ्रांस को रिपब्लिक बोला था, फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की थी, और क्या बोला था, राइट टू वोट की डिमांड की थी, राइट टू वर्क की डिमांड की थी, और नेशनल वर्कशॉप्स को सेटअप किया था जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। ठीक है, तो 1840s में आप समझ चुके हो, 1840s 1848 इन सब में आप समझ चुके हो कि क्या हो रहा था, रिवॉल्ट पे रिवॉल्ट हुए जा रहे थे। मिडिल क्लास वाले अपने अलग रिवॉल्ट कर रहे थे, पुअर वाले अपने अलग रिवॉल्ट कर रहे थे, एरिस्टोक्रेट्स का अपना अलग ही चल रहा था। वो कह रहे थे मैं तो बढ़िया कमा रहा हूँ, क्या ही मतलब है। लेकिन जो पुअर पीपल का रिवॉल्ट था, वो ध्यान देने वाली बात है। उस टाइम पर जो पुअर पीपल रिवॉल्ट कर रहे थे, उनका रिवॉल्ट किस चीज़ के खिलाफ था? उनका रिवॉल्ट सबसे खतरनाक था, क्योंकि उनके रिवॉल्ट में जज्बात थे। उनका जो विरोध प्रदर्शन था उसमें जज्बात थे। उनको सच में कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, उनको खाने के लाले पड़ गए थे, वो अपनी फैमिली को एक एक रोटी देने के लिए तरस रहे थे। तो क्या हुआ 1840s में, जब लोगों ने देखा, जो मिडिल क्लास लोग, जो एजुकेटेड लोग थे, जो दिमागदार थे, उन्होंने देखा यार पुअर क्लास वाले तो बहुत तगड़ा रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। तो मिडिल क्लास वालों ने क्या किया, बिल्कुल धीमे से आके पुअर वाले लोगों का रिवॉल्यूशन में खुद को जोड़ दिया, और पुअर वाले जो लोग रिवोल्ट कर रहे थे उनके साथ जुड़कर इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने रिवॉल्यूशन का मीनिंग ही बदल दिया। पुअर वाले रिवोल्ट कर रहे थे किस चीज़ के लिए, कि हमको खाना मिले, हमारी हार्डशिप खत्म हो, हमारा स्ट्रगल खत्म हो। मिडिल क्लास वाले धीरे से इसमें जुड़ गए और बोला कि हमारा रिवोल्ट है कि हमको पूरा एक देश मिले, हमारा रिवोल्ट है कि हमको पूरा एक देश, यूनिफाइड देश मिले, इंडिपेंडेंट देश मिले। तो इससे क्या हुआ था, इससे और भी ज़्यादा रिवोल्ट बढ़ गए थे और जो पुअर पीपल थे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताऊं, ये सारे जो रिवोल्ट यहाँ पर हो रहे थे ये फेल्ड थे। इनमें से कोई भी रिवोल्ट बड़े लेवल पर सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया, ये सारे रिवोल्ट फेल्ड रिवोल्ट हो रहे थे। इसीलिए इसका इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है हमारी हिस्ट्री में, इस बुक में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं गया है। क्यों? क्योंकि ले देखिए ये सारे रिवोल्ट एक फेल्ड रिवोल्ट थे, बट इन रिवोल्ट से लोगों के अंदर क्या हो रहा था, मोटिवेशन आ रही थी एक और रिवोल्ट करने की, उनके अंदर आक्रोश जाग रहा था। ठीक है, तो यूरोप की कई पार्ट्स में बहुत ज़्यादा रिवोल्ट हुए, कई सारे पार्ट्स में मिडिल क्लास लोगों ने रिवोल्ट किए। किस चीज़ को लेकर? उन्होंने एक नए देश की मांग की, उन्होंने बोला एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की मांग की। और एक इंपॉर्टेंट घटना हुई थी 1848 में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 1848 में जर्मन रीजन्स में क्या हुआ था, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे और वो फ्रैंकफर्ट सिटी में गए। फ्रैंकफर्ट सिटी बेसिकली क्या था, उन्होंने बोला था, बहुत सारे लोग बहुत ही आक्रोश में इकट्ठा हो गए, खुद में ही राजा बन गए और बोले कि हम क्या करते हैं, अपनी एक पार्लियामेंट तरीके से एक असेंबली बनाते हैं और फ्रैंकफर्ट सिटी तरफ जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, 18 मई 1848 को
831 लोगों ने क्या किया था, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की तरफ वो गए थे, जो कहाँ पर पड़ती थी, सेंट पॉल चर्च में पड़ती थी, वहां पर वो लोग गए थे। और उस टाइम पर जर्मनी के राजा के सामने उन्होंने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की थी और भी बहुत सारी डिमांड की थी। वो खुद को, मतलब ये जो 831 लोग गए थे, ये खुद को बहुत ही चौड़ में गए थे, ये समझ रहे थे हमने डिमांड किया वो तो हो ही जाएंगी। लेकिन वहाँ के राजा ने क्या किया, जो जर्मनी के उस टाइम पर रूलर थे, नॉट जर्मनी के, प्रूशिया के उस टाइम पर रूलर थे, जो जर्मन को कंट्रोल कर रहे थे, जर्मनी को कंट्रोल कर रहे थे, उन्होंने क्या बोला, हम आपकी डिमांड ना मान पाएंगे। ये सारी डिमांड उन्होंने कैंसिल कर दी, बाहर से आर्मी बुलाई और ये जितने भी लोग आए थे 831, इन सबको निकाल फेंक दिया। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है फ्रैंकफर्ट का, इससे लोगों के मन में एक फीलिंग आ गई थी कि अगर हम ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं, अगर हम ठान लें तो हम राजा के पास जाकर डायरेक्टली अपनी डिमांड्स रख सकते हैं। और लोगों ने बोला अगर हम अपनी डिमांड्स रख सकते हैं राजा के सामने जाकर, तो हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि हम अपनी डिमांड्स को पूरा भी करा सकते हैं। और यही सेम चीज़ हुई 1848 के बाद। तो 1830 से 1848 तक लोगों ने क्या किया, रिवोल्ट किए और बाद में जाकर 18-19 साल के स्ट्रगल के बाद उनको सक्सेस मिलना शुरू हुई थी। कैसे मिली वो हम देखेंगे यूनिफिकेशन प्रोसेस में। नेक्स्ट टॉपिक इज द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली कहाँ से आया, क्योंकि ये जो हमने इतने सारे रिवोल्ट किए, लोगों के अंदर मोटिवेशन आई, आक्रोश आया कि हमको देश के लिए कुछ कर गुजरना है, और उन्होंने मूवमेंट किए और फिर जाकर जर्मनी और इटली यूनिफाई हो पाए थे, जर्मनी और इटली देश बन पाए थे। 1848 में हमने देखा था जो जर्मन्स थे उन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए थे, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में गए थे और भी छोटे छोटे तरीके अपनाए थे, लेकिन वो सारे तरीके, सारे रिवोल्ट उनके फेल हो चुके थे, सब फेल हो चुके थे। लेकिन उसके बाद सिर्फ एक ही ऐसी स्टेट थी, एक ही ऐसी जगह थी जो जर्मनी को यूनिफाई कर सकती थी, वो थी प्रूशिया। तो प्रूशिया ने बोला हम जिम्मेदारी लेते हैं जर्मनी को यूनिफाई करने की। और जर्मनी को क्यों यूनिफाई किया प्रूशिया ने, क्योंकि प्रूशिया को अपना फ़ायदा दिख रहा था जर्मनी के रिसोर्सेज में, जर्मनी की लैंड में, जर्मनी के मिनरल्स में। इसीलिए उन्होंने बोला कि जर्मनी को, प्रूशिया वालों ने बोला कि हम यूनिफाई करेंगे। तो प्रूशिया के जो चीफ मिनिस्टर थे ओटो वॉन बिस्मार्क, इंपॉर्टेंट थिंग, ओटो वॉन बिस्मार्क को हम द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन भी कहते हैं, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो जर्मनी के जो नॉट जर्मनी के, प्रूशिया के जो चीफ मिनिस्टर थे ओटो वॉन बिस्मार्क, उनको बोला गया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको क्या करना है, जर्मनी को यूनिफाई करना है। तो ये बहुत ही दिमागदार इंसान थे। इन्होंने क्या किया, अपनी खुद की यानी कि प्रूशिया की आर्मी की मदद से और बहुत ही दिमाग से इन्होंने 7 सालों में 3 बार युद्ध किए, 7 ईयर्स में 3 बार युद्ध किए, 3 अलग अलग कंट्रीज के साथ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस के साथ। और 7 ईयर्स तक इन्होंने वो युद्ध कंटिन्यू करते रहे और बहुत ही दिमाग से अपनी आर्मी की मदद से लेटर ऑन इन्होंने क्या किया, वो जंग जीत ली। तो एक जर्मन कैसे यूनिफाई हुआ था, उन्होंने 7 साल में 3 बार युद्ध लड़े थे, किस किस से, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से, और लेटर ऑन एंड में प्रूशिया को जिता दिया था। ठीक है। और फिर 18 जनवरी 1871 को जो केसर विलियम वन थे वो क्या बने, यूनिफाइड जर्मनी के, इंडिपेंडेंट जर्मनी के पहले एम्परर बने। तो पूरा क्रेडिट किसको जाता है जर्मनी को यूनिफाई करने का, ओटो वॉन बिस्मार्क को जाता है, जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे प्रूशिया के। इन्होंने क्या किया, 7 ईयर्स में 3 बार युद्ध लड़ा अपनी प्रूशिया की आर्मी की मदद से और ब्यूरोक्रेसी की स्किल्स की मदद से, और जर्मनी को यूनिफाई किया। इटली का यूनिफिकेशन देखें तो बहुत ही सिंपल है। इटली जो था वो क्या था, 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। जैसा मैंने बोला उस टाइम पर ये सारी कंट्रीज नहीं बने थे, ये छोटे छोटे रीजन्स हुआ करते थे। ठीक है। तो उस टाइम पर इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। तो अब भाई 7 स्टेट्स में डिवाइडेड है तो जिम्मेदारी कौन लेगा इटली को यूनिफाई करने की, तो इटली को यूनिफाई करने की जिम्मेदारी ली एक ऐसी स्टेट ने जिसका नाम था सार्डिनिया पीडमोंट। सार्डिनिया पीडमोंट ने जिम्मेदारी क्यों ली, क्योंकि सार्डिनिया पीडमोंट के जो रूलर थे वो इटली के ही राजघराने से आते थे, इटली के ही रहने वाले थे, जिनका नाम क्या था, किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड। तो इन पर पूरी जिम्मेदारी आ गई इटली को यूनिफाई करने की। तो ये जो किंग विक्टर इमैनुअल थे, इन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर को बुलाया इटली के और बोला देखो भाई, काउंट डी कैवोर, उनका नाम था चीफ मिनिस्टर का, काउंट कैमिलियो डी कैवोर, उनको बोला देखो भाई कैवोर, तुम पर पूरी जिम्मेदारी है इटली को यूनिफाई करने की। अब कैवोर जो थे बहुत ही दिमागदार इंसान थे, बहुत डिप्लोमेटिक इंसान थे, बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज बनाते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्रांस के साथ अलायंस बनाई। सबसे पहले फ्रांस के साथ अलायंस बनाई और ऑस्ट्रिया को हराया। कब, 1859 में। 1859 में इन्होंने ऑस्ट्रिया को हराया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने और लोगों की मदद ली, उसके बाद इन्होंने और रिवॉल्यूशनरी लोगों की मदद ली, जैसे कि गैरीबाल्डी, नॉट मैजनी,
लेकिन यहाँ पर भी इनका जो गैरीबाल्डी है, इनका नाम भी गिसिपी गैरीबाल्डी है। तो इन्होंने फिर और रिवॉल्यूशनरी लोगों की मदद ली, गिसिपी गैरीबाल्डी और उनके ग्रुप की मदद ली, और फिर 1860 में स्पेनिश रूलर्स को हराया। किनकी मदद से? लोकल पीजेंट्स की मदद से। यानी कि आप देखो, लोकल लोगों की मदद से ये बड़े बड़े एम्परर को हरा दे रहा है। इसीलिए हम कहते हैं इनके भी बहुत ही तगड़े इंसान थे, दिमाग से बहुत ही ज़्यादा तगड़े इंसान थे। तो इन्होंने 1860 में स्पेनिश को हराया और फिर 1861 में क्या किया, इटली को यूनिफाई कर दिया और किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड को बोला भाई आज से आप एम्परर हो। तो इटली कैसे यूनिफाई हुआ? सार्डिनिया पीडमोंट ने जिम्मेदारी ली, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे काउंट कैमिलियो डी कैमोर, उन्होंने जिम्मेदारी ली। 1859 में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया फ्रांस के साथ मिलकर, 1860 में स्पेनिश को हराया और 1861 में इटली को यूनिफाई करके खड़ा कर दिया। इस तरीके से हमारा इटली यूनिफाई हो गया। अब आता है टॉपिक द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का स्ट्रेंज केस, अजीबोगरीब केस इसलिए है क्योंकि ब्रिटेन कैसे बना और क्या हुआ वो समझना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखो, 18th सेंचुरी से पहले ब्रिटेन में कोई ऐसी नेशन नहीं थी, फ्रांस जर्मनी ये करके कुछ नहीं था, छोटे छोटे स्टेट्स हुआ करते थे। और लोगों की आइडेंटिटी क्या थी, लोगों की पहचान क्या थी? अगर आप किसी से पूछोगे आप कहाँ से हो, तो वो बोलेंगे मैं डच रीजन से हूँ, मैं फ्लेमिश रीजन से हूँ, वो मैं आयरिश रीजन से हूँ। तो लोगों की आइडेंटिटी क्या थी? उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनकी आइडेंटिटी थी, उनका कोई देश नहीं था। लाइक आज के टाइम पर आप मुझसे पूछो तो मैं भारतीय हूँ, तो उस टाइम पर कोई ऐसा इंसान नहीं था जो ये कह दे कि मैं भारतीय हूँ या मैं फ्रांस से हूँ या मैं जर्मनी से हूँ। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर कोई देश था ही नहीं। तो ब्रिटेन का केस ये था कि 1707 में एक एक्ट साइन हुआ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, जिसको हम कहते हैं एक्ट ऑफ यूनियन। इस एक्ट के बाद जाकर क्या बना था? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बना। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बना था 1707 में, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे कंट्रीज बनना फॉर्म हुई थी। और ये यूनियन एक्ट से क्या हुआ था, ये जो 1707 के यूनियन एक्ट था, इससे क्या हुआ था, जो इंग्लैंड था उसको बहुत ही ज़्यादा पावर मिल गई थी पूरे ब्रिटेन में। इसीलिए जब भी हम ब्रिटेन की बात करते हैं हमेशा इंग्लैंड को सर्वोपरि सुपीरियर मानते हैं। इंग्लैंड वाले भारत भी आए, इंग्लैंड वाले वहाँ भी गए, यहाँ भी गए, हर जगह गए और हर जगह जाके लूटा। ठीक है, तो जब भी हम 1707 एक्ट ऑफ यूनियन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में एक डील हुई थी, एक समझौता हुआ था, जिसकी वजह से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बना। और उसके बाद क्या हुआ, इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा पावर्स मिल गई थी स्कॉटलैंड पर वो डोमिनेट करने लगे थे, पूरे ब्रिटेन पे वो डोमिनेट करने लगे थे। दूसरा जो इसी में हम देखते हैं दैट इज द सिचुएशन ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड की सिचुएशन भी ऐसी थी। अब ब्रिटेन का केस अजीबोगरीब इसलिए था क्योंकि किसने सोचा था कि ब्रिटेन बनेगा, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बनेगा और इस पर पूरा रूल कौन करेगा, इंग्लैंड वाले करेंगे। अब जो आयरलैंड का केस है वो थोड़ा सा अलग है। आयरलैंड में क्या था, जो ग्रुप्स थे, जो पॉपुलेशन थी वो दो ग्रुप्स में डिवाइडेड थी, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। कैथोलिक्स वो लोग थे, बेसिकली कैथोलिक्स वो लोग थे जो वहाँ के धर्म को मानते थे, वहाँ के धर्म में जो चीज़ें हो रही थी उनको प्रैक्टिस करते थे। और प्रोटेस्टेंट वो लोग थे जो उनके खिलाफ होते थे। यानी कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट क्या थे, एक तरीके से एक दूसरे के दुश्मन थे। और ये जो प्रोटेस्टेंट थे इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता था ब्रिटिश वालों का, यानी कि ब्रिटेन से बड़ा सपोर्ट मिलता था, और कैथोलिक को इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो कैथोलिक ने बोला कि हमको क्या चाहिए, हमको आयरलैंड को एक नेशन बनाना है, हमको आयरलैंड को एक देश बनाना है। इसको लेकर कैथोलिक्स ने क्या किया, जो प्रोटेस्टेंट थे इनसे लड़ाइयाँ लड़ना शुरू की। और इस लड़ाई में हुआ क्या, ना तो जो आयरलैंड था वो इंडिपेंडेंट नेशन बन पाया, ना कैथोलिक्स को कुछ फ़ायदा हो पाया। उल्टा नुकसान ये हो गया कि आयरलैंड को क्या करना पड़ा, मजबूरी में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का हिस्सा बनना पड़ा। तो ये इसीलिए हम बोलते हैं यहाँ का जो आयरलैंड का केस है ये भी बड़ा स्ट्रेंज था। अगर ये कैथोलिक ना बोलते कि हमको आयरलैंड को इंडिपेंडेंट नेशन बनाना है, अगर ये ज़्यादा लड़ाइयाँ ना लड़ते तो आयरलैंड आराम से धीरे धीरे चलता रहता और बाद में जाकर इंडिपेंडेंट हो जाता। लेकिन कैथोलिक्स ने बोला तो प्रोटेस्टेंट वालों ने इनसे युद्ध किया और ब्रिटिश वालों ने क्या कर लिया, इनके युद्ध का फ़ायदा उठाया और आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन में ले लिया। तो ये तो था आयरलैंड का केस, ब्रिटेन का केस, जर्मनी का केस, इटली का केस। अब इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या थे वो मैं अभी तक आपको बता दूं। पहला तो इंपॉर्टेंट टॉपिक था कैसे फ्रेंच के रेवोल्यूशनरी लोगों ने स्टेप्स लिए टू यूनिफाई, टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। दूसरा इटली का यूनिफिकेशन, तीसरा जर्मन का यूनिफिकेशन। अब आते हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, दैट इज विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग द नेशन में बेसिकली क्या होता है, जैसा कि मैंने बोला था कि देश को पोर्ट्रे करना, बताना कि हमारा देश कैसा है, हमारा देश कैसा दिखता है, लोगों को बताना, समझाना पेंटिंग्स के थ्रू, वो होता है विजुअलाइजिंग द नेशन। क्योंकि लोग पढ़े लिखे तो थे नहीं इतने ज़्यादा कि उनको पढ़ के बताया जाए कि हमारे देश में ये है, हमारा देश ऐसा दिखता है, ऐसा नहीं। तो उन्होंने कहा हम पेंटिंग्स के थ्रू समझाएंगे, अपने आर्ट के थ्रू समझाएंगे हमारे देश के बारे में। तो बेसिकली उस टाइम पर क्या हुआ, 18th और 19th सेंचुरी के टाइम पर
आर्टिस्ट लोगों ने देश को पोर्ट्रे करने लगे एज अ फीमेल फिगर। वो बताने लगे जिस तरीके से फीमेल फिगर एक पवित्र फिगर होता है, एक एस्थेटिक फिगर होता है, उसी तरीके से देश भी क्या है, बिल्कुल हमारा पवित्र है। साथ ही साथ उन्होंने कुछ सिंबल्स का यूज़ भी किया, लाइक क्राउन लीव्स का यूज़ किया, रेड कैप, ब्रोकन चेन, इन सब का यूज़ किया। ब्रोकन चेन का यूज़ करते थे, लाइक हथकड़ी टूटी हुई पड़ी है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि फ्रीडम मिल गई है। रेड कैप यूज़ करते थे, तलवारें यूज़ करते थे, तलवारों का क्या मतलब होता था, हीरो, तलवारों का मतलब हीरोइक स्पिरिट। तो विजुअलाइजिंग द नेशन में जो आर्टिस्ट थे वो क्या करने लगे, वो बेसिकली देशों को रिप्रेजेंट करने लगे पेंटिंग्स की मदद से। वो फीमेल फिगर के रूप में देशों को रिप्रेजेंट करने लगे, फीमेल फिगर बनाने लगे कि ये हमारे जर्मनी का फीमेल फिगर है, जर्मेनिया, उनके हाथ में क्या दे दिया, तलवार दे दी, या लिबर्टी के साइन दे दिए, मसाल दे दी। तो अलग अलग सिंबल की मदद से वो लोग क्या करने लगे, लोगों तक मैसेज पहुंचाने लगे कि हमारा देश कैसा दिखता है। अब अलग अलग सिंबल का अलग अलग मीनिंग भी होता था। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म क्या होता है, ये बेसिकली ये होता है कि जब कोई एक बहुत ही पावरफुल और रिच कंट्री देखती है कि कोई छोटी सी कंट्री है जिसके पास बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, तो वो चाहती है कि वो उस कंट्री पर अपना कंट्रोल ले ले, और इसी सिस्टम को हम इंपीरियलिज्म क्या कहते हैं। लाइक जो ब्रिटेन वाले थे वो इंडिया क्यों आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया क्यों आई थी, ब्रिटिश इंडिया क्यों आई थी, क्योंकि उन्होंने इंपीरियलिज्म करना चाहा था। उन्होंने देखा था कि भैया ब्रिटिश वाले तो बहुत पावरफुल है, ब्रिटेन वाले तो बहुत पावरफुल है, इंग्लैंड वाले तो बहुत पावरफुल है, तो उन्होंने देखा इंडिया जो कम पावरफुल है लेकिन रिच तो है, इंडिया जो कम पावरफुल है और जिसके पास बहुत सारे रिसोर्स है, तो एक काम करते हैं, इंडिया पर कंट्रोल ले लेते हैं, और इसी प्रोसेस को हम इंपीरियलिज्म बोलते हैं। तो इंपीरियलिज्म एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ पर एक रिच पावरफुल कंट्री छोटी छोटी कंट्रीज को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है, और इसी की वजह से दिक्कत हो गई थी ब्रिटेन में, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 भी हुआ था। बेसिकली क्या हुआ था, ब्रिटेन में एक रीजन था, यूरोप में एक रीजन था 1871 के टाइम पर, जिसको हम बल्कान रीजन बोलते थे। और ये जो बल्कान रीजन था, इससे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि वर्ल्ड वॉर 1 का एक बहुत बड़ा कारण बना था। बल्कान जो रीजन था वहाँ पर बहुत बढ़िया, वो एक बढ़िया रीजन था जहाँ पर प्रॉपर अवेलेबिलिटी थी रिसोर्स मिनरल की, लेकिन वहाँ पर प्रॉपर अलग अलग वेरिएशंस भी थी, ज्योग्राफिकल वेरिएशंस भी थी, लाइक वहाँ पर ज्योग्राफिकल क्लाइमेटिक चेंजेस वेरिएशंस भी थी, वहाँ पर पॉपुलेशन में वेरिएशंस बहुत ज़्यादा थी, डाइवर्सिटी थी। जिस तरीके से आज के टाइम पर इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है ना, ज्योग्राफिकली भी और पॉपुलेशन वाइज भी, उसी तरीके से बल्कान के रीजन्स में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। और जो बल्कान था वो बहुत ज़्यादा, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा किसके कंट्रोल में था, ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में। अब हमको पता है कि ओटोमन एम्पायर क्या था, धीरे धीरे टूट रहा था, ओटोमन एम्पायर से धीरे धीरे सारे देश आज़ाद होते जा रहे थे। तो बल्कान वाले ने क्या चाहा, बल्कान में जितनी भी स्टेट्स थी उन्होंने भी डिसाइड किया कि हमको भी अब आज़ाद होना है। बल्कान की जो छोटे छोटे रीजन्स थे उन्होंने भी डिसाइड किया कि हमको भी क्या करना है, बल्कान को आज़ाद करना है। तो ओटोमन एम्पायर से धीरे धीरे सारी स्टेट्स टूट रही थी, जिसका फ़ायदा बल्कान वालों ने भी उठाना चाहा कि हम भी अपनी सारी स्टेट्स को या पूरे बल्कान को क्या करेंगे, एक तरीके से इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करेंगे। तो हर स्टेट इंडिपेंडेंस को ट्राई करने लगी। सेम टाइम पे क्या हो रहा था, ऐसा नहीं है कि बल्कान में सिर्फ बल्कान वाले लोग ही इंटरेस्टेड थे, कुछ और जो कंट्रीज़ थी लाइक रशिया, ब्रिटेन, जर्मनी, इंग्लैंड, ये सारी कंट्रीज़ भी क्या चाहती थी, ये सारी कंट्रीज़ भी बल्कान को कंट्रोल में लेना चाहती थी। सॉरी, ब्रिटेन कंट्री नहीं है, धोखे से भूल गया, इंग्लैंड बोलना चाहता था, ठीक है। तो जब बल्कान में हर स्टेट खुद को इंडिपेंडेंट करना चाहती थी, तो उस टाइम पर क्या थी, कुछ कंट्रीज़ जो वर्ल्ड पावर थी लाइक रशिया, इंग्लैंड, ये कंट्रीज़ क्या चाहती थी, बल्कान को कंट्रोल करना चाहती थी, बल्कान को टेक ओवर करना चाहती थी। एक तरीके से कहूँ तो बल्कान में इंपीरियलिज्म करना चाहती थी। इसकी वजह से क्या हुआ, टेंशन्स होना स्टार्ट हो गई। क्यों, क्योंकि बल्कान के लोग आपस में ही लड़ रहे थे, बाहर की कंट्रीज़ भी आपस में लड़ रही थी कि हमको बल्कान चाहिए, हमको बल्कान चाहिए। तो इस वजह से बल्कान के रीजन में बहुत ज़्यादा टेंशन्स क्रिएट हो गई, और ये एक बहुत बड़ा इशू बना था, बहुत बड़ा रीज़न बना था वर्ल्ड वॉर 1 होने का। जो बल्कान इशू था वो एक बहुत ही बड़ा इशू था, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड वॉर 1 था वो हुआ था। तो ये तो हमारा बल्कान इशू भी कंप्लीट हो गया, एंड आई होप सो ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आई एम वेरी हैप्पी, बहुत जल्दी चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ हमारा चैप्टर का डी एंड होता है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। बल्कान इशू भी आप समझ गए होंगे क्या था बल्कान इशू हमारा। बेसिकली बल्कान इशू था कि बल्कान में बहुत छोटी छोटी स्टेट्स थी, हर स्टेट्स खुद को इंडिपेंडेंट करना चाहती थी, और साथ ही साथ जो वर्ल्ड पावर थे वो भी क्या चाहते थे, वो भी बल्कान को कंट्रोल करना चाहते थे। इससे क्या हुआ, भैंसाबाजी होने लगी, कॉन्फ्लिक्ट होने लगे अलग अलग देशों में, अलग अलग स्टेट्स में, और एक बहुत बड़ा जो बल्कान था वो एक बहुत बड़ा टेंशन का एरिया बन गया, और ये एक बहुत बड़ा कारण बना वर्ल्ड वॉर 1 होने का। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, चैप्टर समझ आया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, गुड बाय।
ओके।